आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। बजट की आमद है। बजट किसके लिए बन रहा है? आज इक्तिसादी सर्वे के अंदर अगर आप आवाम की हालत ज़ार देखें, तालीम के हवाले से देखें, सेहत के हवाले से देखें, बाकी इंडिकेटर्स छोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि बजट जो है वो आवाम के लिए नहीं बनता, वो बस निज़ाम के लिए बनता है। वाक़तन पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए इस बजट में कुछ होगा या नहीं? प्रोग्राम के एक हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, और अभी उन्होंने नून लीग को भी छोड़ा है। ज़फ़र पराची साहब, सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन, वो भी हमें ज्वाइन कर पाएंगे इसी सेगमेंट में। ना सिर्फ बजट किसके लिए बल्कि इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ किसके लिए। इस्लामाबाद के अंदर अगर आप आएँ तो आपको दूर से गाड़ियाँ पहाड़ियों के ऊपर जाती हुई नज़र आती हैं और हर तरफ मुनाल रेस्टोरेंट की धूम है। आज चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इस रेस्टोरेंट को तो करें आप पैक, क्योंकि ये एक नेशनल पार्क के बीच में बना हुआ है। उसके बराबर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है उसको आप 3 महीने के अंदर पैक करें। बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने इसको अमलन सील कर दिया। तो वहाँ पर इस किस्म के रेस्टोरेंट बन कैसे गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा जमात होने के बावजूद फॉर्म 47 के ऊपर इस किस्म की चालाकियाँ क्यों की जाती हैं जो कोर्ट के अंदर आके फंस जाती हैं। आज जिन रिटायर्ड जज साहिबान के ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए हुकूमत ने फॉर्म 47 इस्लामाबाद की सीट्स को मामले को तय करने की कोशिश की, वो कोर्ट ने फ्रीज़ कर दिया। अब कहीं ना कहीं जाकर इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना होगा कि हमने जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस के नीचे ट्रिब्यूनल बनाए थे वो सही बने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आमने सामने खड़े हैं। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अकील नून लीग की तरफ से और अवैस यूसुफ जई। पहले हिस्से में आइए ज़रा मुनाल की बात कर लेते हैं। हमारे पास उमर गिलानी साहब मौजूद हैं, वकील हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद, और हाफिज़ अरफात साहब जो वकील हैं CDA के। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, ये बन कैसे गया यहाँ पे मुनाल रेस्टोरेंट? तलक साहब शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि 2006 के लगभग ये इस्लामाबाद में उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के जो CDA के अरबाब इख्तियार थे उन्होंने ये स्पॉट सिलेक्शन की और उसके बाद फिर CDA ने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। ये बात दुरुस्त है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, नेशनल पार्क के अंदर वाक़ था, लेकिन ख्याल CDA ने ये जानते हुए कि नेशनल पार्क है उसके अंदर अरबाब इख्तियार आई सपोज जनरल मुशर्रफ थे उस वक्त। जी, ये जनरल मुशर्रफ साहब का दौर है जी। तो उन्होंने इजाज़त दे दी और CDA ने कहा 100 बिस्मिल्लाह। 2005-06 में ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। और उसी ज़माने में ये बना, स्पॉट की सिलेक्शन भी उसी ज़माने में हुई और उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली गई। और वो कितनी बढ़ गई? जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हम सब वाकिफ़ हैं, जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद का क्रॉनिक रेजिडेंट हूँ, 40 साल हो गए, लेकिन मैं वाकिफ़ नहीं। मुझे बताइए कितनी कंस्ट्रक्शन है? एक तो आज जो CDA की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट वहाँ पे कोर्ट में सबमिट हुई है वो कम से कम 4 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और जो मुनाल रेस्टोरेंट के सोल प्रोप्राइटर हैं उनकी तरफ से ये बात कोर्ट में एडमिट हुई कि लगभग 15,000 लोग जो हैं वो एक हफ्ते में उनको विज़िट करते हैं उनके इस रेस्टोरेंट में। तो ये एक रेस्टोरेंट की जो मेहमानों की तादाद है जो कि उसके ओनर ने खुद मेहमान नहीं, कस्टमर्स हैं जी, कस्टमर्स। So they make a lot of money on that. I wish के मेहमान होते हैं अपनी जेब से वो लगाते हैं, लेकिन अपनी जेब से नहीं लगाते। So turnover कितना है, मतलब in terms of volume of profit that they make? Do you have a sense कि कितना पैसा बनाते हैं? आप ये देखिए कि अगर 15,000 लोग जो हैं जो कि ओनर इस बात को अदालत के सामने खुद एतराफ़ करके गए हैं, तो अगर ये 4 रेस्टोरेंट हैं और हमारा ख्याल ये है कि 15,000 भी शायद कोई सही फिगर नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ मुनाल रेस्टोरेंट की अगर आप कैपेसिटी देखें तो लगभग 1200 से 1500 के दरमियान एक टाइम पे ये बकौल आपके कस्टमर्स को कैटर कर सकते हैं। कितना धंधा है, मतलब बहुत इसमें कोई शक नहीं है। कितना बहुत बिलियंस में कितना? मैं मेरा इस शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है, बतौर वकील मैं किसी CDA would know, but you represent CDA। देखिए CDA के पास तो सिर्फ उसका जो मंथली रेंटल है, जो लीज अमाउंट है, वो कोई 10 से 1 लाख रुपए जी, जो जी ऐसे ही है। जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है। मैं तो गलत बिजनेस के अंदर पड़ गया हूँ, मैं तो इतनी, मेरे 10 लाख के अंदर उस जगह का आप रेंटल, तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए कितना खतरनाक है जी? आप तो डील करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो मागला हिल्स नेशनल पार्क है ये एक पाकिस्तान में एक अनमोल नेशनल पार्क है जो बिल्कुल एक सिटी सेंटर के साथ लोकेटेड है। ठीक। और इस्लामाबाद की पहचान भी यही है। और 2005 के बाद से, उससे पहले ये आप देखें ये प्रिजर्व्ड ही रहा,
लेकिन उसके बाद से जब इतने बड़े पैमाने पे सीडीए ने लाइसेंसेस जारी किए और फिर वो जज साहब ने कह दिया, सीडीए ने उस वक्त की कंप्लायंस कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो जब एक का रास्ता खुला सीडीए का, आई थिंक रिपोर्ट के मुताबिक, हाफिज़ साहब कैन करेक्ट मी, कि जितनी स्पेस इनको अलॉटेड थी इन रेस्टोरेंट्स को, इन्होंने उससे भी 4 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस कर ली और फिर एक ने की तो फिर और भी आगे। तो ये करते करते अगर आप देखें तो अब वो लोग कम रह गए हैं जो मागला हिल्स में जाकर कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और वो लोग जो सिर्फ़ एक अच्छा खाना खाने, एक फ़ाइन डाइनिंग के लिए मागला हिल्स को एक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बढ़ गए। इस जुमले में सिर्फ जो काबिल एतराज़ लफ्ज़ है वो अच्छा है। मुझे नहीं पता कितना अच्छा खाना होता है खाना ज़रूर है लेकिन अच्छा है। तो बाकी जो 4 बने, ये 3 बने, ये कहाँ से बने, ये कैसे बने? देखिए, फिर चूंकि एक पहले सबसे पहले सीडीए ने सेलेक्ट किया स्पॉट और एक को लीज आउट किया बिल्डिंग, ये सीडीए की है मुनाल रेस्टोरेंट की। उसके बाद फिर सीडीए ने लाइसेंसेस दिए, ला मोंटाना एक रेस्टोरेंट है, फिर ग्लोरिया जीन्स है, फिर कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट है। ये सारी अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत में आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, बल्कि चेयरमैन सीडीए के अपने दस्तखतों के साथ ये रिपोर्ट सबमिट हुई है। ये बात भी दुरुस्त है कि इसकी फिर केपी के साइड पे भी बहुत बड़ी तादाद में मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके लिए भी आज चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में जो केपीके प्रोविंस के लॉ ऑफिसर हैं उनको भी तलब किया कि वो भी अपने उस साइड पे इसको देखिए, क्योंकि जानवरों को हदूद का तो अंदाज़ा नहीं है। अगर जानवर इस साइड पे अनसेफ हैं तो यकीनन उस साइड पे भी अनसेफ। मेरे ख्याल में जानवरों को हदूद का अंदाज़ा है, वो अपनी हद से आगे नहीं जाते। इंसानों को हदूद, इंसानों की हदूद, क्योंकि इंसानों ने इसमें ट्रांसग्रेशन किया। लेट अस टेक यू टू मुनाल, जहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल रशीद साहब। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये ला मोंटाना आप खड़े हुए हैं, खाना तो नहीं खाया आपने गलती से यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर रश इतना ज़्यादा है कि शायद लोगों ने अब जो है ना फाइनल विजिट पे करना यहाँ पे शुरू कर दिया है कि यहाँ पर एक अच्छे व्यू में बैठ के खाना खा लें। इसलिए यहाँ पर तो पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है और हमने अपनी गाड़ी भी अलाइन की है, क्योंकि आज दिन को सुप्रीम कोर्ट ने तो वाजे कर दिया कि अब सिर्फ 3 माह का वक्त है, वो भी इनके कहने पर दी गई मोहलत है कि यहाँ से उसके बाद पैकअप होना है, इन्होंने मुतबादिल जगह पे शिफ्ट होना है, क्योंकि अब हतमी तौर पर तय पा गया है कि ये जगह जो है ये नेशनल पार्क से बिलोंग करती है। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, यहाँ पर कारोबार नहीं हो सकता, यहाँ रेस्टोरेंट खोले भी नहीं जा सकते और उसकी लीज भी नहीं दी जा सकती। अगरचे यहाँ पर जो मुनाल रेस्टोरेंट की हम बात करें तो वो तो विलिंग थे कि वो अगर उनसे कोई 1 से ज़ायद लोग भी रेंट ले रहे हैं मंथली तो वो भी देने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका बिजनेस शायद इतना अच्छा चल रहा था कि वो उस पर भी तैयार थे कि अगर वो सीडीए के अलावा वजारत दिफा के किसी ज़ैली इदारे को भी दे रहे हैं रेंट तो वो देने को तैयार थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो वाजे किया, बल्कि शदीद नाराज़ी और बरहमी का इज़हार भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो पहले सीडीए की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जब सामने पेश नहीं की गई, उसके बाद हमने देखा चेयरमैन सीडीए को भी तलब किया गया। उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये पूरी रोड है पीर सवाबा की, जो यहाँ से इस्लामाबाद से ऊपर तक लोग आते हैं और इस रास्ते में जितने भी रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, इन सारों को आप बंद करने के अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ पर 3 माह के अंदर अंदर अपनी मुतबादिल जगह देखेंगे और वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ये ज़रूर वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी और जगह पर कोई लीगल लीज होती है तो वहाँ पर इनको तरजीह दी जाए और ये वहाँ पर अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एक अच्छे व्यू वाली पहाड़ी थी जहाँ पर लोग आके बैठते थे खाना खाने के लिए, और शायद अच्छा मंजर, पहले बात चल रही थी कि खाना अच्छा है या नहीं, मंजर अच्छा था, इस पे कम अज़ कम सब मुतफिक थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर चूंकि बना हुआ था तो उसका अंजाम ये हुआ। अगरचे ये अंजाम लिखा तो जा चुका था चंद साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था, वहाँ पर ये इसको गैर कानूनी करार दिया गया था। हमने देखा था पहले ये सील भी हुआ था, लेकिन फिर एक स्टे आया और उसके बाद पेंडिंग ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में। आज इस पर एक बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई और उसके बाद ये करार पाया कि चूँकि ये नेशनल पार्क ही है तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकेगा। कुछ मोहलत मांगी गई थी, 4 माह की मांगी गई थी, लेकिन 3 माह की ही सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उस दौरान यहाँ से ये सारा कारोबार अब बंद करना है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें मुनाल से रिपोर्ट की। तो बैक टू यू हाफिज साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये, जब मैंने डिस्कशन की अपने ग्रुप के साथ तो उन्होंने कहा जी कि छोड़े ना, एक इतनी बड़ी वहाँ पे फैसिलिटी बनी हुई है, लोगों जाते हैं, अच्छा व्यू भी है, बिज़नेस है, एम्प्लॉयमेंट बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकल आए। तो अब बीच के रास्ते की तो कोई गुंजाइश नहीं जी, अब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। आज सीडीए ने भी बड़ा 2 टोक अल्फाज में अदालत में ये बात कही है कि ये नेशनल पार्क है और ये कमर्शियल एक्टिविटी इसमें इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अब चूँकि एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला आ चुका है, और फिर सबसे अहम बात यह है
कि इसमें फिर मोनाल रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उन्होंने खुद अदालत में ये रज़ाकाराना तौर पे अदालत में स्टेटमेंट दी है कि मैं इसको वेकेट कर दूंगा। ये अलग बात है कि उनको 3 साल का वक्त मांगा उन्होंने, लेकिन अदालत ने फिर उसको 3 महीने तक महदूद रखा कि आप 3 महीने के अंदर इसको पता है कि 6 महीने के बाद जो है तकरीबन चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना, नए चीफ जस्टिस ने आ जाना, वो भी शायद 3 साल के बाद वो भी रिटायर हो जाए। तो दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। लेकिन 3 महीने उन्होंने भी रेस्ट्रिक्ट किया। जरा तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या असर, लोग कहेंगे कि आज आग लगने की भी बात हुई, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की भी बात हुई, तो कंस्ट्रक्शन से क्या वाकईतन बुरे तरीके से मुतासर हुई वाइल्ड लाइफ, कि कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की और WWF की तरफ से तस्वीर पेश की गई कि किस तरह से ये जो रेस्टोरेंट्स हैं इन्होंने एक्सपेंड किया, इन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, इनका सीवरेज जो है वो उन पहाड़ियों में डिस्पोज होता रहा। क्योंकि अगर आप 1 महीने में लाखों टूरिस्ट का खाना बना रहे हैं पहाड़ की चोटी पे, जाता है वैसे कोई इंसिनरेटर वगैरह तो नहीं लगाया? किसी ने अगर लगाया हुआ भी है तो वो उस कैपेसिटी का नहीं था, जिससे क्योंकि बहुत अरसे तक तो लोगों ने इस बात को संजीदगी से लिया ही नहीं कि कौन पूछता है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उसको इतना सीरियसली लिया गया कि एक इस्लामाबाद की मशहूर तरीन जो है रेस्टोरेंट उसको सील करके रीलोकेट करने का ऑर्डर दिया गया है। और उस हवाले से ये जंगली हयात के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह है। तो जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर यह काम किया, जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बिलियंस बनाए, जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर माहौलियात को नुकसान पहुँचाया, तो उनको जुर्माना नहीं होना चाहिए? शुड दे नॉट पे फॉर दिस? देखिए CDA का क्या मौक़िफ़ है? देखिए CDA तो ये समझता है, आज के दिन जो अदालत में भी बयान अदालत में चेयरमैन CDA ने खुद भी दिया कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि इससे एनवायरमेंटल डैमेज बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। और CDA ने बड़ी क्लैरिटी से अदालत में ये कहा है कि जी हम इसको अगले ही मॉनसून में जितना मैक्सिमम डैमेज हम रिकवर कर सकते हैं प्लांटेशन तो हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस जिसने ये किया है, मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने अपने घर के सामने एक फाइकस का दरख्त लगाया जो हमने खुद ख़रीदा, और वो बड़ा दरख्त हो गया, वो 60 फुट के ऊपर जाता है और 40 फुट उसका घेराव होता है, लेकिन हमने खुद अपने पैसे से लगाया। तो चूंकि बहुत फैल गया तो हमने उसकी ट्रिमिंग की, तो CDA के बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी आप दरख्त क्यों काट रहे हैं? हमने कहा एक तो हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कहीं टूट ना जाए, और दूसरा आपको क्या है ये तो हमारा दरख्त है। उन्होंने कहा जी नहीं, आपने CDA की ज़मीन पर लगाया, दिस इज़ अवर ओन हाउस, आवर ओन ट्री, एंड CDA इंटरवीन्स, एंड यू आर टेलिंग मी कि इतने बड़े पैमाने पे डैमेज हुई है, तो CDA को तो उनको कही चाहिए कि भाई आपको तो ज़रा पैसे देना, ज़रा हमें इतने ये बिलियंस जो आपने कमाए हैं, शुड दैट नॉट बी योर अप्रोच? देखिए चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के तहत CDA ज़ाहिर है 2005 एब इनिशियो इलीगल था जी, वो तो फिर एक और अहम बात यह कि इस एग्रीमेंट के हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता तारीख़ समात पे क्लैरिटी से ये बयान दे चुके हैं कि ये एग्रीमेंट ख़ास तौर पे जो एग्रीमेंट जो है उन्होंने वजारत दिफा के एक ज़ैली इदारे के साथ किया, ये वॉइड एग्रीमेंट है। और अगर वो वॉइड एग्रीमेंट है तो मेरे ख्याल में मुझे कोई इसमें मैं दिफा नहीं करूँगा कि ये स्पॉट सिलेक्शन जो है शायद ही मुनासिब नहीं थी, और इसने वाक़तन इसकी बायोडाइवर्सिटी को शायद क्यों कह रहे हैं, ये दुरुस्त बात है, और बायोडाइवर्सिटी को तबाह किया, गैर मुनासिब था, और फिर एक पॉइंट बना और उसके बाद ये एक सिलसिला तवील होता चला गया। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि आज अदालत ने देखें, हम पूरे इस्लामाबाद में बैठ के जो पहाड़ियों को देखते हैं कि रात के वक्त गाड़ियों की एक लकीर जा रही है, वहाँ पे लाइटें फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, सो एक फ्लेग्रेंट वायलेशन हो रही थी इन्वायरमेंटलिज्म की, सबको नज़र आ रहा था। तो उसको अदालत ने बड़ा संजीदगी से लिया, और हमारी तमाम जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का या इवन कोर्ट का ये मौक़िफ़ नहीं है कि हम इन पहाड़ियों को अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए, उनकी तफरी के लिए इस्तेमाल नहीं होना देना चाहते। ये नहीं है कि इन पहाड़ियों को बाढ़ लगा दीजिएगा, बंद कर दिया जाएगा। आवाम की तफरी के लिए इन पहाड़ियों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और करते रहेंगे, लेकिन पार्क का एक मकसद है, लेकिन इको फ्रेंडली टूरिज्म होना चाहिए। यहाँ इको फ्रेंडली टूरिज्म की बजाय इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव टूरिज्म का मॉडल इस्तेमाल और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी परिंदों के हवाले से, वो मैंने जुमला खामखा उचक लिया। मेरे ख्याल में जो आपका मकसद था वो ये कि परिंदे अपनी चिड़ियाँ, तोते, कव्वे, फाख्ताएँ, बंदर, वाइल्ड कैट्स, लूमड़ियाँ ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो इन्होंने माहौलियात को तबाह किया, उनके घर उजाड़े, उनको जलाया, उनको भगाया,
That's a heavy cost. Somebody has to represent that species as well. हमारी तो खुशनसीबी थी कि हमने उनकी आवाज़ अदालत में पेश की और अदालत ने ख़ुद भी इस बात का एहसास किया। मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े और अच्छे शहर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की खुशनसीबी है कि इसके बिल्कुल साथ एक नेशनल पार्क है, और ये कोई एक्ट ऑफ नेचर नहीं है, ये हमारे पॉलिसी साजों ने सही वक्त पे शहर के साथ इतनी बड़े इलाके को, ओरिजिनल डिज़ाइन था, इतनी बड़ी अराजी को अक्वायर करके नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। अच्छा, वैसे मैं बताता चलूँ कि मैं तो इस्लामाबाद से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं बहुत अरसे से रह रहा हूँ, लेकिन इस्लामाबाद शहर को यहाँ पर बसाना भी बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ थी वो पाकिस्तान में किसी जगह पर इतने कंसंट्रेटेड एरिया में नहीं थी, लेकिन जब बन गया तो उसके अंदर डिज़ाइन अच्छा था, नेशनल पार्क बनाया। देखिए, ये नेशनल पार्क का जो कानून है ये दीगर शहरों में भी मौजूद है। ये मुमकिन है हम एक ऐसा लिवेबल पाकिस्तान बनाएं जहां कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, इनके करीब भी ऐसी जगह हों हुकूमत की तरफ से बनाई गई जहां शहर के बच्चे जाके परिंदों से, चिड़ियों से, अरे हमने तो जो शहर के बच्चों से ग्राउंड छीने हैं, वहाँ पे हमने रोडें बनाई हुई हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया। बट कम बैक इनटू दिस, सो यू आर सेइंग कि अभी फैसला ये हुआ कि इनको रीलोकेट करना है, तो ये कहाँ पे जाएंगे? इस्लामाबाद के अंदर ही कहीं पे? एक बात जो उमर फरमा रहे थे, मैं उसकी वजाहत कर दूं कि अदालत ने कोई सीडीए की जिम्मेदारी नहीं लगाई, ये उनकी ख्वाहिश थी, और उन्होंने अदालत से इस्तदा भी की कि सीडीए को पाबंद बनाया जाए कि हमें इसको रीलोकेट चूँकि हमें किया जा रहा है तो उसके लिए मुतबादिल जगह भी मुहैया की जाए, वो कानून के मुताबिक। बट इलीगल, देखें, इलीगल इस तरह ही है, गुजारिश इस तरह ही है कि मेरे घर के सामने ग्रीन बेल्ट है, मैंने उसके ऊपर खोखा डाल दिया है, मैं 4 साल खूब उससे माल बनाता हूँ, और जब आप मुझे उठाने के लिए आते हैं मैं कहते हैं मुझे उठाओ तो सही, लेकिन मुझे मुतबादिल जगह भी दो। आई मीन आई हैव नो आर्गूमेंट टू मेक, बिकॉज टू बिगिन विद मैं इलीगली बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और इस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। इस पर नहीं, हमने बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी जोर शोर के साथ वहाँ पे ये बात रखी कि ये नहीं है। लैंड डिस्पोजल जो है इस्लामाबाद शहर में, अगर कोई भी प्लॉट किसी को लेना है तो उसका पूरा अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है, पब्लिक ऑक्शन होती है, और उसमें अगर जो हाईएस्ट बिडर आता है उसको जरूर। चीफ जस्टिस साहब को हम ये गुजारिश करेंगे कि ये जो आपने सहूलत फराहम की है उस बुनियाद को जरा दोबारा रिविजिट करें कि एक उन पर तो जुर्माना होना चाहिए था कि आपने मामलात इतने ख़राब क्यों किए, आपने माहौलियात को तबाह किया, आपने वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की, आपने वहाँ से बिलियंस बनाए, तो भैया इस डैमेज को आप रिस्टोर करें ना। वजह फरमारे, और सीडीए का भी यही मौक़िफ़ था कि ये इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है, और चूंकि नेशनल पार्क में ये कंस्ट्रक्शन गलत हुई थी और आज क्लैरिटी से सीडीए ने स्टेटमेंट दी है, और रीलोकेशन पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई प्लॉट ऑक्शन में आता है, जैसे शहर में सीडीए ऑक्शन करता है, किसी भी मरकज़ में कोई कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन करता है, उसमें अगर ये हाईएस्ट बिडर करार पाते हैं तो यकीनन इनका हक है। टू गुड टू बी ट्रू लोग कहेंगे जी आपको पता नहीं है पाकिस्तान में निज़ाम कैसे काम करता है, या आखिर में आके कुछ ना कुछ हो जाए, ये तो बड़े पॉजिटिव है। आपको क्या लगता है गिवन अवर हिस्ट्री? तलत भाई, मैं यही बात अर्ज़ करना चाहता था। आज मुझे पता लगा आपने दावत दी है, तो मैंने कहा मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ। ये जो मायूसी है ना, ये इंसाफ के लिए जहर है, जहर कातिल है। अगर हम ये बिलीव करते रहें कि कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज हमने ये साबित किया है कि कुछ हो सकता है, और फैसला हुआ भी होना बाकी है। फाजिल अदालत नहीं अभी उसकी मैं ये कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। 3 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। देखिए, इंसाफ के लिए और बेहतर माहौलियात के लिए जो ये जंग बहुत से लोगों ने लड़ी है, मैं तो सिर्फ वकील था, बहुत से इदारे, बहुत से एक्टिविस्ट्स यहाँ तक हमें लेके आए, इससे आगे भी जाएंगे। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। जिन लोगों ने एलोकेट किया उनको भी शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गैर कानूनी, उनको शर्म के साथ जुर्माना भी होना चाहिए, और डैमेज जो है जो हुआ है वो उनकी जेबों से निकलवाना चाहिए। और अगर आपको जो लोग कह रहे हैं जी कि यहाँ पे बड़े अच्छे खाने की जगह हैं, तो आपको इतना ही शौक़ है खाने का तो घर से बनवा के ऊपर चले जाया करें, वहाँ पे किसी पत्थर के ऊपर बैठ के खा लिया करें, और वहाँ से नज़ारे बेहतर ही होंगे आपको। बहुत अच्छा हुआ कि ये फैसला हुआ। प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए अब बजट की बात कर लेते हैं। हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, आपका शुक्रिया, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र पिराता साहब, सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसी प्रोग्राम के लिए रुके हुए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपके क्विकली अगर मैं आपसे पूछूं तो बजट बनाने का असल मसला पाकिस्तान में क्या है? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बड़ी एक होपफुल पिक्चर की, लेकिन वो
फिगर्स का एक जगलरी है। बुनियादी मसला क्या है बजट का? देखिए, बुनियादी मकसद तो निज़ाम हुकूमत चलाना है, ठीक है, बजट का। लेकिन जो उन्होंने होपफुल बात की, मैं भी बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं बेहतरीन है, और एग्रीकल्चर मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ज़्यादातर नौजवान हैं, हर चीज़ बेहतरीन है। ठीक है। लेकिन एक तरफ जो मिस मैनेजमेंट है ना, जो हमारे खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे एज़ पर UNDP रिपोर्ट हम $18 बिलियन की सब्सिडी देते हैं इशराफिया को, और इशराफिया जो अब बदमाशियाँ बन गई है वो किसी तरह कंट्रोल होने में नहीं आ रही। ये शराफिया क्या है, इसको किस तरह इशराफिया में आप सब्सिडी किसको जाती है? इशराफिया में आप ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस, सियासी जमातें, बड़ी बड़ी काबीना, और आपके ब्यूरोक्रेसी, फिर आपके जो से के ये जो आपका शुगर मिल्स हैं, फिर आपके जो यूरिया वाले हैं, सबसे बड़ी बदमाशियाँ जो है ना IPPs, जो आपकी इकनॉमी का ब्लैक होल है। नंबर 2 आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ हैं, वो भी ब्लैक होल है। और तीसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर, जो आपका GDP का 40% है दोनों मिला के, और वो दोनों टैक्स नहीं देते। जब आप टैक्स लेने की बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं। जब आप बात करते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स से, तो वो एक शटर पावर, स्ट्रीट पावर बन गए हैं। वो 2.1% को देते हैं टैक्स, लेकिन 18% है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन। सो ये आपको कंट्रोल करना है। तो आपका मानना ये कि अगर रिसोर्सेज जितने भी जनरेट कर रहे हैं, तो जब तक ये नहीं करेंगे तो मामला सीधे नहीं होगा। एक चीज़ और एक बात ये, स्मगलिंग, जिसको हमारी जो आर्मी चीफ, आर्मी और ISI चीफ ने मिलके जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए, उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और आज हमारे वजीर ख़जाना ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया है केयर टेकर गवर्नमेंट के। तो उन्होंने ट्रेड बेस्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग थी, उसको काफ़ी कंट्रोल किया। और पहली दफ़ा ये हुआ कि उसमें जो सरकारी एहलकार मुलव्वस थे उनको भी पकड़ा गया। तो इन सब चीज़ों को हम देखें, ख़ास तौर पे जो हमारी बार्टर ट्रेड है ईरान के साथ, मैं उस पे आता हूँ, मैं ट्रेड पे आता हूँ। सो आपने ये मुद्दा बयान किया कि हमें अपने खर्चे कम करने, जुबैर साहब वुड यू एग्री कि हमें फाइनेंस को जनरेट करने के अलावा हमें खर्चे भी कर्टेल करने हैं? मैं उस पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे है आज के हवाले से, तो दिस इज़ अबाउट जो अभी फिस्कल ईयर कंप्लीट हो रहा है जून 30 तक, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसमें जो आदाद शुमार जो भी टारगेट्स थे वो ज़ाहिर है नाकामी हुई है, चाहे वो ग्रोथ रेट के हवाले से था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से था। और ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने कितना शोर सुना था पिछले एक साल से, पिछले जून से लेके कि ऐसी तबाही मचने वाली थी। 50 ईयर का लोएस्ट लेवल है, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको कंसीड भी किया है कि ये है। इसी तरह से हमारे जो दूसरे जो भी चैलेंजेस थे, मैक्रो इकोनॉमिक, टैक्स टू GDP था, वो पूरे तरीके से नाकामी हुई है। 8.5%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अब आगे जब आज के एदाद व शुमार देखते हैं और पिछले 2-3 साल के और 5 साल के देखते हैं तो बहुत ख़राब है। अब आगे का तो हमेशा, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, जब हारने के बाद बुरे तरीके से कहते हैं आइंदा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आइंदा तो जब क्यों ज़बरदस्त हो जाएगा, व्हाट इज़ सो डिफरेंट? अब वो एक्सप्लेन ये करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में है अफोर्ड ही नहीं कर सकता इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में जाना। ये तो पिछले साल भी था। व्हाट वाज डिफरेंट लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, जब हम कह रहे थे कि हमारा टैक्स निज़ाम है वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया, हमारा एनर्जी सेक्टर के लॉसेस जो है वो इतने। अब मैं एक एग्जांपल आपको सिर्फ देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसी हुकूमत ने लगाए 2 साल पहले। पिछले एक साल पे 575 बिलियन रुपीस का जब लॉस हुआ है, तो अब ये मुश्किल हो रही है कि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे हटाया जाए, बिकॉज उसमें भी जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सारी अपॉइंटीज थी। तो सिचुएशन इज नॉट सो गुड। अब जाहिर है आदाद, लेकिन देखिए अगर आप बेस लाइन से देखें, मसलन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जाहिर है उसके टारगेट आपने मिस कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिस जगह पे खड़ी थी उसके बाद आपको मार्जिनल उसमें इंप्रूवमेंट नजर आई है, पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है। आई टेंड टू डिसएग्री, आई टेंड टू डिसएग्री। देखिए आप, ये डिपेंड करता है आप ग्राफ कहाँ से शुरू करते हैं। 13% पर लिया था इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, और वहाँ से ऊपर गया 38% पर।
वहां से नीचे आए। अगर आप शुरू करेंगे 38% से तो आपको अच्छा ही लगेगा। और बेस ईयर का इफेक्ट होता है, पिछले साल मई में 38% था, तो वो बेस ईयर का इफेक्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, उसका जो पेस है इंक्रीज होने का वो स्लो हो गया है, लेकिन अभी भी जो डबल डिजिट है, और अभी थोड़े हम देखेंगे कि आइंदा भी थोड़ा सा इंक्रीज होने का 14% इज अ किलर। सो पॉइंट ये है कि वो आप जो कह रहे हैं ना कि अगर जहां से लिया था वहां से आधा शुमार जितने भी देखेंगे, चाहे कर्जों के देखें, चाहे बदहाली देखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, उनके जो नुकसानात है वो क्या इंक्रीज हुए, कर्जे बढ़े हैं, लोग ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं। इसी तरह से अगर आप बेरोजगारी देखेंगे, जाहिर है जब 2.3% ग्रोथ होगी और 25 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत। मुझे एक मिनट दीजिए जरा, जफर पराजा साहब से पूछ लूं। जफर पराजा साहब ने आपने बयान फरमाया था कि खर्चे कम कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने नगुफ्ता बे नहीं है जितने जुबैर साहब ने बयान किए। सो सिल्वर लाइनिंग क्या है हमारे लिए? आवाम जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्पीचेस, नंबर्स, लोगों के लिए क्या है इसमें? देखिए जनाब, बात यह है कि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नज़र हुए हुए हैं। जो एक हाइप क्रिएट की जाती है और ये बताया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। हमने पिछले दिनों देखा कि एक सियासी जमात थी, उसने हर वक्त हर जगह पे मुजाहरे और एक अजीब अफरा तफरी पैदा की हुई थी। जो थी नहीं है सियासी जमात जी, वो आपने कहा सियासी जमात थी, वो है पीटीआई की बात कर रहे हैं। जी, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। जगह जगह मुजाहरे और हर जगह रोड ब्लॉक करना, तो वो भी एक गैर मुनासिब बात है। अगर आपने कोई कुछ भी काम करना है, आप पार्लियामेंट में जाएं, आप गवर्नमेंट को रोकें, उनको सही डायरेक्शन में लेके आएँ। ये नहीं कि आप नफरत की सियासत करें। तो अवाम के लिए तो देखिए कोई भलाई वाली बात नहीं है इस बजट में मेरी नज़र में, क्योंकि अभी पेट्रोल के ऊपर दोबारा लेवी और सेल टैक्स की बात हो रही है। पेट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है सैलरीड क्लास के ऊपर। उसके ऊपर भी जो आपका सैलरीड क्लास है, बड़े अफसोस की बात है कि तमाम एक्सपोर्टर और तमाम ट्रेडर से ज़्यादा वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं। ख़ास तौर पे आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स रेट कम करना है। इसके साथ साथ जो आपके ओवरसी पाकिस्तानी हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना है। वो विदाउट इंसेंटिव और रिबेट तकरीबन $30 बिलियन लाते हैं, और एक्सपोर्टर्स जो हैं 30 से 35% रिबेट लेने के बाद वो जहां $100 का डॉलर था वहां खड़े हैं, आज भी वहीं खड़े हैं। तो मेन चीज़ तो ये हमें अपने खर्चे कम करने हैं, क्योंकि आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता रखना महाल हो गया है। ये वक्त आ गया है कि खुदा ना करे लोग अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर रहे हैं। और एक हमने देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना है। हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि वहाँ जो हालात बने, तो खुदा ना करे वो हालात यहाँ ना बने। ये आपको लोगों के जो मसाइल हैं उनसे आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। जुबैर, क्विकली इफ़ आई कुड आस्क यू कि IMF के साथ निगोशिएट हम कर रहे हैं, उनकी बड़ी कड़ी नज़र है कि हम खर्चा कहाँ पे डाल रहे हैं, मामलात को कैसे कर रहे हैं, सब्सिडीज़ कितनी दे रहे हैं। तो इस बजट में तो फिर गुंजाइश बनती नज़र नहीं आ रही, या आपके ख्याल में हम कोई जो है बाईपास करके IMF को कुछ लोगों के लिए फलाह का या रिलीफ का बंदोबस्त कर पाएंगे? नहीं कर सकते। IMF का मैंडेटेड बजट है फुल स्टॉप कॉमा की हद तक, और IMF इज़ नो रेमेडी फॉर इकोनॉमिक सोल्यूशंस फॉर पाकिस्तान। अगर वो होता तल्लत, एक कॉमन सेंस की बात है, ये 24वां प्रोग्राम होगा। तो पहले 23 में इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई है, ये अच्छी हुई है। पिछले 6 साल से तो कंसिस्टेंटली हम IMF प्रोग्राम में, पिछले 17 साल में 2 साल के IMF प्रोग्राम में थे। तो गुर्बत को ले लें, बेरोज़गारी को ले लें, महंगाई को ले लें, कर्जों को ले लें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली, एनर्जी सेक्टर। लेकिन ये IMF तो नहीं करवा रहा ना, IMF तो नहीं करवा रहा ना, ये तो हमारे नहीं। हाँ, मैं ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू। IMF प्रोग्राम का मतलब ये होता है इट्स अ वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन कि उसमें आप अपने सारे ये सेक्टर्स को ठीक करें। IMF ये कहता है आपको, आप एग्री करते हैं, फिर आपका IMF प्रोग्राम होता है। लेकिन जहां IMF का कसूर है ना, वो वेवर्स एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्शंस एक्सेप्ट करता है। और पाकिस्तान ने अगर देखें ना, 2013 से 2018 तक का जो IMF प्रोग्राम था, 16 तक का, या फिर 2018 से लेकर 2022 तक का, 23 तक का प्रोग्राम था, उसमें वो चीजें हमने बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स नहीं किए। अच्छा, बिल्कुल। अगर आखिर में आपसे 20 तो सेकंड, अगर हम नहीं कर रहे 20 सेकंड अगर कोई अच्छी बात भी आप बता दें बजट के बारे में।
अच्छी बात एक ये अच्छी कह रहे हैं बात मैं है, अपने जो करंट अकाउंट पेंशन और डेफिसिट पर्क्स हैं वो उससे दस्तबरदार हो रहा हूं। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अच्छी बात क्या है? जस्ट वन जुबैर मेरे से पूछ रहे जी जी जाहिर है जी। मेरा ख्याल है जिस करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब ये होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट की स्टेज पर आ जाता है, तो वो आपने कंट्रोल किया है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है, लोगों को बेरोजगार करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़त्म करके आपने अचीव किया है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये आपने मैंने कहा था मैंने कहा था अच्छी बात करनी, लेकिन जिस तरह आपने अच्छी बात की है तो लगता है कि अच्छी बात है नहीं, आपने लिव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आइए अब बजट के खेल से हट के एक और खेल की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान और कनाडा की मैच की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म 45 और 47 का खेल। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आवाज़ आई है, कहने को तो उन्होंने मुंजमद किया है उस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को जिसको इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया और जिसके अंदर इस्लामाबाद से 3 MNAs के केसेस मौजूद हैं। ये ट्रिब्यूनल रन कर रही है वो अदालती नुमाइंदगी जिसको एक कानून के ज़रिए हुकूमत ने अलाउ किया था, ऑर्डिनेंस के ज़रिए, कि रिटायर्ड जज साहिबान भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो वो कानून बड़ा मुतनाज़ा साबित हुआ। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को अमलन फ्रीज़ कर दिया है, तो हमें लगता है कि असल में उस कानून को भी ये पटखा देने वाले हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा तकिया किया हुआ है कि रिटायर्ड जज लगा दिए तो ट्रिब्यूनल के अंदर से शायद उनको रिलीफ मिल जाए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, तर्जमान वफाकी वज़ीर बराए कानूनी अमूर, हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब टू डू। कानूनी अमूर के ऊपर आप रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अवैस यूसुफ ज़ई, सहाफ़ी जियो न्यूज़। अवैस, क्विकली, तो ये जो ज़ाहरन तो ये ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है और 3 MNAs इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वाक़तन ये इतना ही है या ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं इसके? जी देखिए तलत साहब, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में ट्रिब्यूनल बनाया गया था और वो ये समाअत कर रहा था, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से मुकर्रर हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने ही नोटिफाई किया था, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हलकों की जो इलेक्शन पिटीशंस है वो चल रही थी। अब हो और तो वो पिटीशंस क्या थे, ज़रा वजाहत के लिए कि इसकी अहमियत क्या थी? जी देखें, ये जो 3 हलके हैं NA 46, NA 47 और NA 48, यहाँ आमिर मसूद, मोहम्मद शोएब शाहीन और अली बुखारी एडवोकेट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है पिटीशंस में कि हम जीते हुए हैं, कि हम जीते हुए हैं और 45 हमारे पास है, हमारे टैली करते हैं। जी बिल्कुल। और जो जीते हुए असल में वो हारे हुए हैं, वो असल में हारे हुए हैं। ये उनका मौक़िफ़ है। और इस मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए जो फॉर्म 45, 46 और 47 ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने मंगवाए थे इलेक्शन कमीशन से और रिटर्निंग अफसरान के अलावा इनके पार्टी के नुमाइंदगान ने चैलेंज कर दिया। हाँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखें ना, ट्रिब्यूनल ने कई दफ़ा ये जो फॉर्म है ये मांगे, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जमा नहीं कराए गए। जो ROs हैं उन्होंने भी जमा नहीं कराए, जिस पर वो तो जमा कर रहे हो, लेकिन उन पे देखें 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना भी किया ट्रिब्यूनल ने और ये भी कहा कि हम एक तरफा कार्रवाई करेंगे। और जो MNAs थे उनको ये भी खबरदार किया कि आपकी रुकनीत मुअत्तल हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। लेकिन एक रिमार्क्स जो ऑब्जर्वेशन थी ट्रिब्यूनल की वो बड़ी अहम थी, शायद उससे वो डर गए या क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि आप एक बयान हल्फी भी दें जिसमें ये आप लिखें कि आप वाकई जीते हुए हैं और अगर वो बयान हल्फी गलत हुआ तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बड़े जो ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक ऑर्डिनेंस आ गया। उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन चले गए कि जो ये ट्रिब्यूनल है ये बायस्ड है और ये केसेस इनसे किसी और को ट्रांसफर किए जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, बायस्ड है। इसी दौरान जो ऑर्डिनेंस है वो आ गया और ऑर्डिनेंस में ये इशक मौजूद थी कि आप रिटायर्ड जज को भी लगा सकते हैं। अब वो केस रिटायर्ड जज वाले ट्रिब्यूनल में चला गया, रिटायर्ड जज वाले जिसको आज उन्होंने फ्रीज कर दिया। उसको क्यों फ्रीज किया? देखें, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि आपने पुराने जो ट्रिब्यूनल हैं उससे रिकॉर्ड किस तरह मंगवा लिया, ये जो है उसमें बड़ा अहम नुकता था। टेक्निकल मामलात पे है तो आप फंसे हुए हैं बुरे तरीके से? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखें, हमारी पिटिशंस थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। हमने कहा जी हमें एतराज़ात हैं जिस तरह ट्राइब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। देखें, एक बड़ा क्लियर प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 139 से लेके 151 तक या 150 तक इलेक्शन एक्ट के अंदर, और वो इलेक्शन एक्ट बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि ट्राइब्यूनल की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, अगर ट्रांसफ़र होना है ट्राइब्यूनल तो वो किस तरह होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन किस तरह है और प्रोसीजर किस तरह अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पे तो डे 1 से ही, मतलब पहले दिन से कहा गया जी तमाम तर ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा कराओ। देखिए, ना आप, ना मैं, ना अवैस साहब इस चीज़ का फिजल आउट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये
फॉर्म 45 अगर किसी का है या 46 है या 47 है, इस पे इसका फोरेंसिक होना है, मुल्क से बाहर भी होना है, मुल्क के अंदर भी होना है, फेक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, 1000 सवाल हो सकते हैं उस पे, क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं सिग्नेचर्स के, थंब इंप्रेशंस के एंड सो बट बादी नजर में आप देख के आप कहें जी हाँ जी इसके और इसके तो मैच कर रहे हैं, वी कांट एक्चुअली बी द जज ऑफ दैट। ठीक है, वो एक प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड के लेकिन बीच में आपने ऑर्डिनेंस के जरिए जो ट्रिब्यूनल बना उससे मुस्तफीद हुए ना, फिर आपके केसेस वहां पे चले गए। देखिए अब लॉ बन गया है और लॉ नून लीग के किसी बंदे ने तो नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली एक ऑर्डिनेंस है, अब उसकी लाइफ 3 महीने है, उसके बाद एक्सटेंडेबल बाय अनदर 90 डेज। अगर नॉकआउट ना हो गया तो, अगर नॉकआउट ना हो गया तो द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स। लेकिन 6 मंथ से पहले नॉकआउट हो जाना, क्योंकि अब जो उन्होंने रोका है तो उसके ऊपर ये सवाल आएगा कि कानून के तहत भले वो ऑर्डिनेंस है और काबिल एतराज किस्म के तरीकाकार है कानून साजी का, लेकिन आईनी है, उसके तहत एक ट्रिब्यूनल काम करे तो आप कैसे रोक सकते हैं? ये आर्गुमेंट नहीं हुआ? मेरा ख्याल है तलत साहब जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, वो काफ़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। वो बाकी 6 जजेस की तरह, जो खत लिखने वाले 6 जजेस थे, उनकी तरह ज़्यादा क्रीज से बाहर नहीं निकलते। तो आज उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखेंगे इस बात को कि जो ट्रांसफर करने की पावर है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास थी, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो नहीं किया गया, क्योंकि जो 22 का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उन्होंने कहा इस मोअज़्ज़ज़ अदालत के जज पे अगर 22 का इल्ज़ाम लगाया है, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें कई हैं, तो ये आपको साबित करनी पड़ेंगी, और अगर आप साबित नहीं करते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि जो रुकन कौमी असम्बली जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन अमूमन ये नहीं होता कि अगर जज के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो वो अपने आप को हटा लेता है खुद ही, मतलब एक तो प्रैक्टिस ये भी है ना कि वो भले किस नीयत से लगाया गया, इज़न्ट दैट द प्रैक्टिस? या ये प्रैक्टिस है, लेकिन देखिए उसमें तरीका ये होता है कि आप पहले उस जज या उस ट्रिब्यूनल के सामने एक दरखास्त देते हैं कि आप इसको ना सुने या ये आप पे जो है हमें एतराज़ है, तो वो एतराज़ पीटीआई की तरफ से ऑफिशियल अकाउंट में एलामिये में कहा गया कि हमें चीफ जस्टिस नहीं चाहिए जी, तो और चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान फिर पेश भी हुए, तो चीफ जस्टिस ने तो ये नहीं कहा कि आपने मुझ पर तअस्सुब का इल्ज़ाम लगाया और उससे कई बड़े बड़े भयानक इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, तो आपने अगर साबित नहीं किया तो तौहीन अदालत लगेगी। यहाँ पे कोर्ट थोड़ी सी टफ आपको लग रही है इनके ऊपर? जी बिल्कुल, कोर्ट ने देखिए आज इस मामले का बड़ा सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि उस मोअज़्ज़ज़ जज पे आपने इल्ज़ाम लगाया है जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अपॉइंट हुए थे। तो अब आपको बायस साबित करनी होगी अपनी कि जी जज साहब की बायस साबित करनी होगी कि आपके पास। आई टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे जो लोकल डायनामिक्स हैं इस्लामाबाद बार के, वो ज़रा देखने चाहिए। आई थिंक माई अनसोलिसिटेड एडवाइस टू ऑल दीज 3 कैंडिडेट्स शुड हैव बीन और इज़ राइट नाउ कि इनको पहली प्रोसीडिंग के बाद ही इस पे अगर कोई एतराज़ महसूस करते थे तो कर लेना चाहिए था। वजह उसकी पता क्या है? क्योंकि इज़्ज़त महाब जज साहब जो हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब जस्टिस, तो वो इस्लामाबाद बार काउंसिल के में ही प्रैक्टिस करते रहे हैं, इस्लामाबाद बार के ही मेंबर रहे हैं। मैं भी यहीं पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ, शुएब शाहीन साहब भी यहीं पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, अली साहब भी यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। तो वकीलों का आपस में देखें एक इंटरेक्शन होता है। अगर उन्होंने ये समझा कि कोई ऐसा एतराज़ है, कोई बायस का उनको कोई फील हो रहा है या कोई ऐसी बात, तो डे 1 से ही उनको पहली प्रोसीडिंग के बाद ही कर देनी चाहिए थी, विच दे प्रॉब्ली डिड लेटर। जिस तरह उन्होंने देखा कि शायद उन्होंने कहा कि शायद अपने जवाब भी उन्होंने शिकाल में जमा कराए, तीनों कैंडिडेट्स में से आई थिंक 2 ने कराए या तीनों ने कराए, लेकिन उसमें एक बात तलत साहब बड़ी क्लियर है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो पूरे डिस्कशन हुई। इलेक्शन पिटिशन जब उनकी गई वहाँ पे इलेक्शन एप्लीकेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें पूरा एक 10 सफ़े का ऑर्डर है, एक 8 का है, एक 16 का है। इन तीनों के मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं और तमाम तर आर्गूमेंट्स दोनों साइड से सुने गए और वो वाज़े तौर पे उनके रिकॉर्डेड आए हैं और वाक़तन उसमें लॉ की जो वायलेशंस हुई हैं, जो जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया, वो पूरी कितना अच्छा होता है अकील साहब। वैसे हम इस कॉम्प्लेक्स बहस में ना पड़ते, आपके बंदे कहते जी कि ऐसी जीते हैं, ये फॉर्म 45 था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 40 ये और लेके इलेक्शन कमीशन के बाहर ये खतरा है, तीसरे का, और आप जाके इसके फोरेंसिक कराते रहे। हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने तो हमें ये फॉर्म दिए हुए हैं और हम अब वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप वो नहीं करते हैं, लिहाजा आपको फिर इधर उधर जाना पड़ता है। जज साहब सख्ती करते हैं इनके ऊपर। मुस्तकबिल क्या लग रहा है वैसे इस केस का आपको, कंसिडरिंग कि किस तरफ जा रहा है ये? देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि अगर जिस तरह की आज प्रोसीडिंग हुई है तो उसमें ये स्टेप बैक शायद करें इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपने सिर्फ उस चीज़ को डिफेंड करना है जिसको डिफेंड कर सकें।
अगर जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सके उसको डिफेंड ना करें, बंद गली में ना जाएं और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें। तो इलेक्शन कमीशन से पर क्या एतराज है कि उन्होंने उन ट्रिब्यूनल्स को एतराज उनके ऊपर क्यों कबूल किया, ये उनके ऊपर एतराज है, और दूसरे ट्रिब्यूनल के सामने केस क्यों जाने दिया? देखिए, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं हुआ। इसका तरीका ये था कि पहले जो ट्रिब्यूनल के जज हैं उनके सामने एक दरखास्त रखी जाती है। इनके लोगों का मानना यह है कि पहले ट्रिब्यूनल के अंदर भी प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं किया, वहां की प्रोसीडिंग्स के ऊपर हमारा तासुर। देखिए, वो फिर जो पहले ट्रिब्यूनल है उसमें ये दरखास्त आनी चाहिए थी रिकॉर्ड पे कि आप पे हमें एतमाद नहीं है, आप इम्पार्शियल नहीं है, आप बाइस का मुजाहरा करें। वो तो ट्राइब्यूनल के जो अथॉरिटी है, जो मजाज अथॉरिटी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यहां पे इशू ये नहीं है तलत साहब, इशू ये है कि टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर नाउ एट ऑड्स। उसकी रीजन ये है कि इज्जत माब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो ट्राइब्यूनल के मेंबर भी हैं, देखिए यहां पे सेपरेशन एक करनी पड़ेगी कि यू नॉट गोइंग टू अस्यूम जुरिस्डिक्शन ओवर दीज प्रोसीडिंग्स एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन आप ये आर्गुमेंट जो इलेक्शन कमीशन से आना चाहिए ना, और ये आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है कि ये एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। इलेक्शन एक्ट के अंदर पूरी ये चीज वाज़े तौर पे लिखी गई है। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ आप हाई कोर्ट के जज साहब, और वहां पे एतराज सिर्फ ये कि और बीच में आप खड़े हुए हैं, बीच में आप खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, असल मसला ये है, रिकॉर्ड का देखिए कि आप होते कौन है, या आपको कैसे मंगा सकते हैं रिकॉर्ड हमारे से? रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन का है ना जी। देखिए, प्रॉपर्टी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, वो रिकॉर्ड, वो किसी अदालत की तो प्रॉपर्टी है नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड ट्रांसफर भी होना है किसी नए ट्रिब्यूनल को, तो वो ट्रिब्यूनल टू ट्रिब्यूनल होना है, जो इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट नहीं मंगवा सकता। और एक और चीज इसमें यह है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपीज जमा कराई गई थी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके बारे में ऑर्डर कर रखा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस इसको अपनी सेफ कस्टडी में रखे और एक ऐसा जो ऑफिसर है वो अपॉइंट कर दे, लेटर मंगा जो सुपरविजन करे। लेकिन मेरे सामने जाहिर ऑब्वियस है कि ये प्रोसीजरल मामला नहीं है, लगता प्रोसीजरल मामला है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आमने सामने खड़ी हुई हैं, बीच में आप लोग खड़े हुए हैं, तो आप आराम से बीच में से निकल सकते हैं बाय लहराओ फाई फॉर्म 45 के हमारे पास फॉर्म 45 में आप उसको लहरा नहीं रहे हैं, और लहरा के बीच में से निकलने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइट नैरो आपके लिए इशू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।